हेलो बच्चों, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोलर कंडक्टिविटी टर्म एंड द मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मोलर कंडक्टिविटी जो तुम्हारा टर्म है उसे आप कैसे डिफाइन करते हैं। Molar conductivity is defined as the conductivity offered by अगर आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को आप डिज़ोल्व करते हैं और डिज़ोल्व करने के बाद whatever number of the ions are produced, जितनी भी आयंस उसके डिज़ोल्यूशन से आपके एक्वस सोल्यूशन में बनती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, वो जितना भी कंडक्टेंस ऑफर करती हैं, है ना, दैट इज़ डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी। सो कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करने पे द नंबर ऑफ द आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सोल्यूशन, है ना, और वो जो आयंस हैं वो जितना भी कंडक्टेंस ऑफर करती हैं उन सब का जो एल्जेब्रिक सम है या जो सम टोटल है, दैट इज़ डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है जिसे आप समझ सकते हैं। अभी मोलर जो कंडक्टिविटी है वो आपको 2 तरीके से पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एक आपको पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसके लिए जो आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ लैम्डा, यहाँ m और ऊपर c लिखते हैं छोटा सा। मैं फिर से लिख रही हूँ, इट इज़ बुक्स में इट इज़ रिटन लाइक दिस, लैम्डा m और यहाँ छोटा सा c। लैम्डा m आपका मोलर कंडक्टिविटी को शो करता है और c यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखा गया है। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की अगर हम बात करें, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं मोलर कंडक्टिविटी का, उसे हम लिखते हैं लैम्डा m यहाँ पे नॉट, या बुक्स में इट इज़ रिटन लाइक लैम्डा m नॉट, ठीक है। इस पर्टिकुलर टर्म को हम रादर देन राइटिंग इतने बड़े में कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम इसे और क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो 2 तरह का आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया। एक मोलर कंडक्टिविटी किसी दिए हुए कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड हो, ठीक है, और एक आपका जब आपका सोल्यूशन जो हो वो इनफाइनाइटेसिमली डाइल्यूट हो, यानी इन कंपैरिजन टू द सल्यूट, जो सोल्यूशन है उसकी मात्रा कई गुना ज़्यादा हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक जस्ट इन ऑर्डर टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि क्या इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला टेबल मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसको आप देखें। इस टेबल को अगर आप देख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस टेबल में आपका जो मोलर कंडक्टेंस एट इलेक्ट्रोलाइट एट 298 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपका इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो HCl, मैं यहाँ पे कंपेयर HCl और एसिटिक एसिड के लिए करना चाह रही हूँ, ठीक है। हम किसके लिए करना चाह रहे हैं, हम HCl और एसिटिक एसिड के लिए कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो HCl के लिए अगर आप लोग देखें, ध्यान से देखिए, HCl के लिए अगर आप देख पाते हैं तो खूब आराम से देखिए, 0.1 पे ये 391 पॉइंट समथिंग है, 0.05 पे ये 399 है, एंड धीरे धीरे ये बढ़ रहा है,
ठीक है। धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो 415, 421, जैसे जैसे आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, देखिए 0.1 से लेके आप नीचे जो सबसे वैल्यू है वो क्या है 0.005 मोलर कंसंट्रेशन जो है इसका 0.005 है, ठीक है। ये 422 हो गया, लास्ट में 426.16 हो गया, यानी इस पर्टिकुलर जीरो जहाँ लिखा है इनफाइनाइट डाइल्यूट लिखा है, यानी एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द सल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो कई गुना ज़्यादा है। अब अगर आप इस वाले इन सारी वैल्यूज़ को ध्यान से देखें HCl के लिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि 391 से 399, 407, 412, 415, 21, 422 और 426, तो जो इंक्रीज़ है वो कोई बहुत लंबी छलांग नहीं लगा रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो भी इंक्रीज़ है ठीक है, बढ़ रहा है, इसे आप नहीं नकार सकते हैं कि आपके डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ी, ऑफ कोर्स बढ़ी और HCl वी ऑल नो दैट इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ये याद रखो कि मोलर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन जितना ही डाइल्यूट होगा, यानी सोल्यूशन जितना ही डाइल्यूट होगा आपका मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी हम लोग एसिटिक एसिड का भी देखेंगे। अब आप देखिए एसिटिक एसिड के लिए इस टेबल में देखिए, एसिटिक एसिड आपका यहाँ पे इसमें दिया हुआ है CH3COOH, और आप मोलर कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय दी सोल्यूशन देखिए। 0.1 जब मोलारिटी है तो 5.2 है, 0.05 पे 7.4 है, ठीक है। देखिए बहुत कम है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, बहुत कम है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत पुअर होता है, ठीक, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट वाइल HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो 0.05 पे 7.4 था। अब आप नीचे चले आओ, 0.001 पे देखेंगे आप तो देख पाएंगे कि इट इज़ 48.6, यहाँ पे ये 48.6 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 0.005 पे नहीं दिया है, ठीक है, डेटा है चूँकि नहीं मौजूद रहा होगा तो नहीं दिया होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इट इज़ 390.68, 390.68 ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो तुमको ये देखो इस डेटा से समझ में आ रहा होगा कि जो इंक्रीज़ है, ध्यान से देखो, जो इंक्रीज़ है वो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए विथ डाइल्यूशन वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आप देखिए 5.2 से सीधे ये पहुंच गया जम करके 390.68, जबकि HCl में वो 0.1 पे 391 था और जंप करके क्या है, जंप करके ये पहुंचा है 426 पे। तो ये वाला जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन अगेन। सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो ये वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इनका जो मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू है अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन भी, अगर ये इनका कॉन्सेंट्रेशन लो भी है तो भी जो है कि इनके जो ये दे विल शो डेफिनेटली हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि इनका जो आयनाइजेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनका कम कॉन्सेंट्रेशन भी होगा तो ये तुरंत आयनाइज कर जाएंगे और आयनाइज करके वो तुम्हारा कंडक्टेंस ऑफर करने लगेंगे। एंड हेंस इनके साथ क्या है, देयर इज़ नो रैपिड इंक्रीज, जो आप पढ़ा देख रहे थे ना, नो रैपिड इंक्रीज इन द कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो कोई बहुत इन तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब अगर आप बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, हम अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो जो टेबल हमने देखा था वो हमें पहले ही बता दिया है कि आप डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा।
तो यहाँ पे अगर आप एसिटिक एसिड की बात करें, हम अगर एसिटिक एसिड को ही चूज़ कर लेते हैं तो इट विल शो लो वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट व्हाट, हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन हायर है तो वो मोलर कंडक्टेंस जो शो करेगा वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे अपॉन डाइल्यूशन, अगर हमने इसको डाइल्यूट करना शुरू किया, अगर आप डाइल्यूट करेंगे अपॉन डाइल्यूशन क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व रैपिड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है, एज दे आर हैविंग लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, एंड अपॉन एडिंग वाटर, या जिसे आप बोल रहे हैं डाइल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। आयनाइजेशन गेट फैसिलिटेटेड, ठीक है। और अगर आयनाइजेशन तुम्हारा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स क्या बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। भाई पानी आप डालेंगे, सिंपल लॉजिक है, पानी आप बढ़ाते जाएंगे, जो स्ट्रांग है वो तो पहले ही से ही टूट के बैठा है। लेकिन अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है और आपने पानी डाला और पानी डाला और पानी डाला, पानी डालते गए सोल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, वो वहाँ पे वाटर जो है वो आयनाइजेशन को प्रमोट करेगा, आयंस को तोड़ने में मदद करेगा, एंड हेंस ग्रेटर number of the ions is going to be produced, and hence you will have definitely greater value for the molar conductance। तो हम ये समझ सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है, ठीक, चाहे दोनों में से कोई हो, अगर आप डाइल्यूट करते हैं सोल्यूशन को अपॉन डाइल्यूशन, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, डेफिनेटली इट इंक्रीजेस। ये बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इनका मोलर कंडक्टेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, ठीक है। एंड फाइनली वो क्या होगा, फाइनली अपॉन डाइल्यूशन जो है, फाइनली इट रीचेज टू अ मैक्सिमम। उससे ज़्यादा फिर आपको वो नहीं दिखाई देगा, आप चाहे कितना भी डाइल्यूट कर लो, उसके बाद बढ़ाते जाओ, एक वैल्यू है जहाँ वो पहुँच के रुक जाएगा। फाइनली इट रीचेज टू द मैक्सिमम, और यू कैन से टू अ लिमिटिंग वैल्यू, उस लिमिटिंग वैल्यू वहाँ पहुँच जाएगा। और इस लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, दिस लिमिटिंग वैल्यू इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आप चाहे कितना डाइल्यूट करो, इसके बाद जो वैल्यू है वो बढ़ेगी नहीं, और इसे हम शो करते हैं लैम्डा एम नॉट से शो करते हैं, ठीक। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि अगर आप बात करते हैं कि हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, कि हमें ग्राफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस साइड पे हमारा लैम्डा एम है और इस साइड पे हम √C, यानी C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन हेयर, इसको लेते हैं, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, एनसीईआरटी में मैं आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी को ध्यान दीजिएगा, ये KCl के लिए आता है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। KCl आपको पता है कि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये शुरू में ही वीडियो के मैंने बता दिया था आपको। और दूसरा मैं ले रही हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हेयर आई एम टेकिंग द एसिटिक एसिड एज गिवन इन द एनसीईआरटी, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक।
याद रखिएगा कि जो लैम्डा एम की जो वैल्यू है, लैम्डा एम कैन बी ऑब्टेन्ड, lambda m can be obtained in case of the strong electrolytes by, ठीक है, अगर आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते चले जाएंगे ना, एक्स्ट्रापोलेशन उसको बोलते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड, मैंने क्या लिखा है, लैम्डा एम कैन बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाई, इसको यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टेंस टू ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टू दी ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में है, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ दी, आपको ग्राफ में दिख भी रहा होगा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एक्यूरेटली, आप एक्यूरेटली ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एक्यूरेटली, एंड हेंस एन इनडायरेक्ट मैथड, हम लोग वहाँ पे अगर ऐसा नहीं हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट आपका मेथड है यहाँ पे, जिसकी मैं यहाँ बात कर रही हूँ, इनडायरेक्ट मेथड विल बी यूज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लैम्डा एम फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, ये हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इट हैज़ बीन गिवन बाय, जो इनडायरेक्ट मेथड है, इट हैज़ बीन गिवन बाय वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट कोरलाउस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग को आप ध्यान दीजिएगा, मेरा थोड़ा यहाँ गलत हुआ है। इट इज़ KOHLRAUSCH, इट हैज़ बीन गिवन बाय द कोरलाउस, और हम इसे बोलते हैं कोरलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन। तो अभी मैं नेक्स्ट बताने जा रही हूँ, इसकी स्पेलिंग में मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा। कोरलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन, बहुत ही आसान है, पहले आप इसको आराम से सुन लीजिए, उसके बाद किताबों में दिया है डेफिनेशन के लिए, यू कैन सी योर बुक। ये लॉ ये बोलता है कि अगर आपका सोल्यूशन इनफाइनाइटेमसली डाइल्यूट है, यानी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक, ये मैं बस डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है आपके लिए। तो ये बोलता है कि अगर आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो होगा क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब आपका, भाई हम ये मान लेंगे कि डिसोशिएशन आपका पूरा हो गया, जितनी औकात थी उसके हिसाब से मैक्सिमम जो आयंस हैं दे गेट डिसोशिएटेड, तो वी कैन से दैट डिसोशिएशन फॉर all the electrolytes are almost, आप कह सकते हैं कंप्लीट है, ख़त्म हो चुका है, जितना था उतने वो डाइल्यूट हो गए हैं, मतलब डाइल्यूट करें सॉरी, वो आयनाइज हो गए हैं, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक। और अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर कंप्लीट आयनाइजेशन की अगर आप बात कर रहे हैं, और चूंकि सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटेमसली डाइल्यूट है, तो आप कहेंगे कि ईच एंड एवरी आयन विल बी अलोन इन इट्स सराउंडिंग, एकदम इकलौता होगा, चारों तरफ पानी होगा, बाकी कोई नहीं होगा, अगल बगल कोई आयन नहीं है इसके, ये इकलौता है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि ये भाई ये कब होगा, ये तब ना होगा जब आपके अगल बगल कोई नहीं होगा। तो इंटर आयनिक जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो एक दूसरे को हिंडर करते हैं, एक आयन दूसरे आयन के मोलर कंडक्टिविटी को जो इफ़ेक्ट करता है, इंटर आयनिक इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इंटर आयनिक इफ़ेक्ट्स क्या हो जाएंगे, वो दैट सीम्स टू बी ज़ीरो, वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और उस समय हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर सकेगा नहीं। उस समय हम लिख सकते हैं ईच आयन विल बी एबल टू मूव भी लिख सकते हैं, माइग्रेट भी लिख सकते हैं, ठीक। मूव और माइग्रेट इंडिपेंडेंट, एकदम स्वतंत्र है, कोई अगल बगल उसके है नहीं, ठीक है, जो उसके किसी भी काम में टांग अड़ाए, एकदम स्वतंत्र है। और उस स्वतंत्र अवस्था में वो अपना मैक्सिमम आयंस विल डेफिनेटली शो, जब कोई नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है, तो दे विल डेफिनेटली शो देयर ऑफ कोर्स मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये एकदम मैक्सिमम कंडक्टिविटी। अब इस समय हम क्या कहते हैं, इस समय हम कहते हैं कि कोरलाउस लॉ कहता है कि अगर आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइटेमसली डाइल्यूट हो, उस समय जो मोलर कंडक्टेंस होता है किसी भी सॉल्यूशन का, फॉर एग्जांपल मेरे को मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है बेरियम क्लोराइड का, तो कोरलाउस लॉ बोलेगा देखिए अगर आपको बेरियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो बेरिलियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करने के बाद, उसको इनफाइनाइट लेवल तक डाइल्यूट करने के बाद, whatever number of the ions has been produced in the solution and whatever amount of the conductance the particular ions are offering, उन सब का सम जो होता है, उन सब का सीधा सीधा जोड़ है, algebraic sum, algebraic sum of the molar conductance offered by the total number of the ions present in the solution is the क्या, the molar conductivity of the beryllium chloride at infinite dilution। तो बेरिलियम क्लोराइड के लिए अगर मुझे लिखना होगा तो हम लिखेंगे molar conductivity offered by barium ion plus 2 into the molar conductivity offered by the chloride ion। वेरी सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल अगर बेरिलियम क्लोराइड डिज़ोल्व होगा, तो अगर ये 1 मोल डिज़ोल्व होगा तो वो आपका 1 मोल बेरियम आयन प्रोड्यूस करेगा, साथ में आपके 2 मोल क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट, आई एम जस्ट going to discuss the applications of कोलराउस लॉ। इसे भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको अगर मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो, है ना, तो उसमें थोड़ी जो है ना कि वो आप उसको ग्राफिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, ये तो मैंने बताया था कि मोलर जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन cannot be obtained graphically, ठीक, वो पॉसिबल नहीं है। वो आप एक्स्ट्रापोलेशन के साथ सिर्फ स्ट्रॉन्ग का निकाल सकते हैं, वीक का नहीं निकाल सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे बाई अप्लाइंग द कोरलाउस लॉ you are able to calculate the molar conductivity of the weak electrolyte at infinite dilution such as, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ इनडायरेक्ट मेथड के लिए, इसका एग्जांपल आपको मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करना है तो मैं सोडियम एसीटेट ले लूँगी, इसका रिएक्शन आप HCl से करा लो, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा,
साथ में NaCl प्रोड्यूस करेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए ध्यान से चलिएगा आप लोग, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें जो वीक है वो कौन है? वो सिर्फ आपका ये वीक है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? बहुत आसान है। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे लैम्डा m नॉट फॉर द एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, माने NaCl वाला इधर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि लैम्डा नॉट HCl, ऑफ कोर्स m विल बी देयर, प्लस लैम्डा नॉट m फॉर एसिटिक एसिड, सॉरी सोडियम एसीटेट, यहाँ HCl, और इन दोनों को जोड़ के किसको माइनस कर देंगे? NaCl वाले का हम माइनस कर देंगे। क्योंकि अगर आपको एसिटिक एसिड के ऊपर इक्वेशन लिखना होगा तो एसिटिक एसिड के टर्म्स में आप जो इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू सोडियम एसीटेट प्लस HCl माइनस NaCl। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप बड़े ही देखिए आसानी से, किसके लिए आसान था? स्ट्रॉन्ग के लिए आसान था। अगर स्ट्रॉन्ग के लिए आसान था तो बड़े ही आसानी से आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ पता है पहले से, ये आपको पता हो जाएगा, ये आपको पता है, ये आपको पता है, आप इससे फटाक से वीक वाले का भी निकाल लेंगे। ठीक, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया that tells you कि how to calculate the molar conductance of the weak electrolyte at infinite dilution। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलिए या डिसोशिएशन बोलिए, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एंड ये हम किसके लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं? ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो एकदम यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे है वो आपको इस्तेमाल करना है। अल्फ़ा इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन will be equal to lambda m, sorry it is lambda mc यानी मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई लैम्डा m नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज, ये पहले ही बता चुके हैं शुरू में एकदम, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, फिर से बता दे रही हूँ, एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज द molar conductivity at infinite dilution। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकालते ही you will be able to find what you will be able to find, you will be able to find the degree of ionization or dissociation for the weak electrolyte। और अगर और आपको ये पहले से ही पता है जो कि डिसोशिएशन कांस्टेंट के बारे में आपको ये क्लास 11th में ये वाला फॉर्मूला बताया गया था। डिसोशिएशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो डिसोशिएशन कांस्टेंट का रिलेशन कैसा है? वी ऑल नो दैट k इज़ इक्वल टू, बड़ा वाला k है यहाँ पे, k इज़ इक्वल टू c अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमने इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक, और हमें ये भी पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जो ये 1 माइनस, सॉरी एक मिनट, ये जो आपका अल्फ़ा है ये बहुत कम होता है। ठीक, तो अल्फ़ा इज़ वेरी लेस देन वेरी लेस देन द 1, सो वी कैन राइट कि आपका 1 माइनस जो अल्फ़ा है वो यहाँ से, इसको हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 1। एंड इन दैट केस ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है के सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1, और वी कैन राइट के विल बी इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, और we can write alpha is equal to under root k by c।
प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है। ऑफ कोर्स हम लोग मैक्सिमम मोलैरिटी के टर्म्स में ही बात करेंगे, इट इज़ द मोलैरिटी। के इज़ द डिसोशिएशन कांस्टेंट, डिसोशिएशन कांस्टेंट है आपका ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और अल्फ़ा ऑफ कोर्स यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, नाउ हम लोग एकदम लास्ट वाले पे आ गए हैं, लास्ट टॉपिक है। ठीक, अब इसका थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या है कोरलाउस लॉ का, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड, ये तो हमें पहले से ही पता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे, अल्फ़ा इज इक्वल टू, आपको पहले ही बता दिया गया, लेमडा एम सी डिवाइडेड बाई लेमडा एम नॉट है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को उठा के, ये जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है इसे हम यहाँ रख दें, के इज़ इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, तो आप लिख सकते हैं सी डॉट मतलब मल्टीप्लाइड बाई लेमडा एम सी डिवाइडेड बाई लेमडा एम नॉट, ठीक है, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लेमडा एम सी डिवाइडेड बाई लेमडा एम नॉट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे, खोल के करेंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि k इज़ इक्वल टू c, ठीक है, ब्रैकेट में दैट विल बी इक्वल टू लेमडा एम सी का स्क्वायर होल इज़ डिवाइडेड बाई लेमडा एम नॉट, ब्रैकेट के अंदर लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम सी। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, एंड अब यहाँ से मैं इसे समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।